हेलो के ड्रामा ट्राइब फैमिली हाजिर है एक और लाजवाब कहानी के साथ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी भी जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, कोई और भले ही ना जानता हो पर खुद को हमेशा पता होता है कि हमने क्या किया है। कोई इससे उम्र भर भागता है तो कोई इसमें उम्र भर जलता है। केवल प्रायश्चित ही इसका आखिरी मुकाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 3 तलवारबाजों की, चियोन, सुईरांग और देवकी। गोरियो साम्राज्य उस समय अपने शुरुआती गठन में था और इन सब के बीच 3 पक्के दोस्त आम जनता के लिए लड़ रहे थे। एक की तलवार निशाने पर सीधा वार करती, दूसरे की अन्याय के खिलाफ उठती और तीसरा सुरक्षा देती। जब ये तीनों तलवार साथ उठते तो कोई दुश्मन इनके आगे टिक नहीं सकता। कहानी 18 साल बाद की दिखाते हैं। गांव की भीड़ भाड़ से दूर रहती है एक नटखट सी, अलहड़ सी, हंसमुख लड़की होंगिया, जो दौड़कर नदियों से आगे निकल जाना चाहती है, उछलकर आसमान को छू लेना चाहती है। लेकिन उसे कभी गांव में लोगों के बीच जाने की इजाजत नहीं थी। मगर आज वो 18 साल की हो गई है और आज उसे रोक पाना मुश्किल है। घर वालों से छुपकर वो गांव के बाजार में पहुंची, लेकिन वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जिन हाथों में लड़कियां चूड़ियां पहनती है। उसके उन्हीं हाथों में सचती है तलवार। दिल लुभाने वाली इतनी चीजें होने के बावजूद उसकी नजर पड़ी एक तलवारबाजी प्रतियोगिता पर। कुछ देर दूर से देखा और फिर उसने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मन बना लिया, पर इस बात से अनजान कि वो प्रतियोगिता का फंदा उसी के लिए बिछाया गया है। मुंह पे कपड़ा बांधे वो मैदान में उतर गई। बिजली की तेजी से हवा से बातें करती है उसकी तलवार कि कोई टिक न पाए। ऐसी तलवारबाजी की अदा जनरल यूबैक ने बहुत पहले किसी में देखी थी। शायद आज उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। होंगिया वहां से बचकर तो निकल गई, लेकिन आगे जाकर जनरल यूबैक ने उसे पकड़ लिया। नाम पूछने पे उसने अपने छोटे भाई समान 8 साल के गोमचू का नाम बता दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर जनरल ने चालाकी से उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहा, तुम में अब भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर तुम मेरा ये नकाब हटाने में कामयाब रही तो मैं मानूं, पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। भोली होंगिया उसकी बातों में आ गई। पहली बार में जनरल ने उसका चेहरा देखा, दूसरी बार में उसकी पीठ पर एक घाव का निशान। जनरल ये देखकर स्तब्ध रह गया कि ये वही है। उसे कुछ बीती बातें याद आ गई कि इतने में होंगिया ने मौके का फायदा उठाकर उसके चेहरे का नकाब हटा दिया और वहां से भाग गई। रात में घर पहुंची तो सुईरांग उसका इंतजार कर रही है। वो उसकी माँ तो नहीं पर माँ समान गुरु है। होंगिया ने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। उसने गांव जाने के लिए माफी मांगी और वही नकाब उसे थमाते हुए उस किस्से को सुनाने लगी। सुईरांग देख नहीं सकती, पर हाथों में उस नकाब के उभरे शब्द को छूकर वो समझ गई कि ये किसका है, जिसके लिए वो इतने सालों से तैयारी कर रही थी। वो समय अब आ चुका है। सुईरांग ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? होंगिया बोली, 2 लोगों से अपने माँ बाप की मौत का बदला। फिर सुईरांग ने कहा, अब वो घड़ी आ चुकी है उस इंसान के बारे में जानने का जिससे तुम आज मिली हो। वो पहला इंसान है और दूसरा वो जिसने तुम्हें जिंदगी भर देखा है। अब ले चलते हैं आपको 18 साल पीछे के इतिहास में। चियोन, सुईरांग और देवकी तीनों ही पक्के दोस्त और धुरंधर तलवारबाज थे। गवर्नर के खिलाफ लड़ने तीनों एक जंग में उतरे थे। चियोंग ने गवर्नर के बेटे को बंदी बना लिया और लड़ाई जीत गया। जब उसके बंदी बेटे को लेकर गांव के लोगों के साथ तीनों गवर्नर के किले में पहुंचे, चियोंग की बीवी और बच्चे उनकी गिरफ्त में थे। लेकिन ये कैसे हुआ? तभी देवकी ने गवर्नर के बेटे की रस्सी काटकर उसे आजाद कर दिया। देवकी ने उन दोनों से गद्दारी की है। दोनों ही हैरान है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में देवकी बोला, मेरे साथ हाथ मिला लो चियोन, ये लोग हमें कहां से कहां पहुंचा देंगे। फिर इस तरह के छोटे मोटे लड़ाइयां नहीं लड़नी होगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चियोन ने कहा, कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हो? और उस कसम का क्या जो हमने खाई है, लोगों के लिए लड़ने का, बुराई के खिलाफ लड़ने का। अब गवर्नर के इशारे पे उनके साथ आए गांव वालों पर तीर बरसा दी गई। गुस्से से भरी चियोन की तलवार देवकी की तलवार से जा टकराई, जो कभी सोचा भी न था। 2 जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ना सुईरांग को देवकी की गद्दारी का पता पहले से था और ना ही वो इसमें देवकी का साथ देगी।
मगर वो और क्या करती इससे पहले कि च्योन की तलवार उसके प्यार देवकी के टुकड़े कर देती। पीछे से सुइरांग की तलवार ने च्योन को मार डाला और फिर देवकी ने भी तलवार च्योंग की पत्नी के आर पार कर दिया। सुइरांग ने होंगिया से कहा, तुम उसी च्योन की संतान हो, तुम्हारे माँ बाप के कातिल है मैं सुइरांग, और जिससे तुम आज मिली हो देवकी, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया है। होंगिया की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। सुइरांग ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, चली जाओ यहाँ से, अगली बार जब मिलेंगे या तो तुम रहोगी या मैं। 18 साल पहले का देवकी ही आज जनरल यू बैक है, जिसने अपना ये मुकाम बनाया है। सुइरांग के साथ बीते दिनों को याद करके देवकी ने सैनिकों को गामचो का पता लगाने को कहा। साथ ही सुइरांग को भी सही सलामत जिंदा लाने का आदेश दिया। सुइरांग आंखों से भले ही अंधी हो चुकी है, मगर तलवार की धार में कोई कमी नहीं आई है। उसे पता है देवकी उसके पीछे जरूर आएगा। उसके पास ही पला बड़ा गामचो भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। पीछे देवकी के सैनिक है और बीच में तलवार पकड़े खड़ी है सुइरांग, जिसे रोक पाना सैनिकों के बस की बात नहीं। तभी उसे रोकने के लिए किसी एक सैनिक ने गामचो को पकड़ लिया। लाख कोशिश करके भी वो गामचो को बचा न सकी। यहाँ इतने ऊंचे पद पे होने के बावजूद भी देवकी के निजी जिंदगी में सुकून नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत रास्ते चुने, जिसकी वजह से ही आज वो गोरियो राज्य का जनरल है। लेकिन मामूली से एक अनपढ़ को राजा के दरबार में कोई सहन नहीं कर पाता, खुद गोरियो का राजा भी नहीं। चांसलर ली से मिलकर उसके खिलाफ राज्य में षड्यंत्र रचता है, मगर सामने से किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। सब उससे डरते हैं, क्योंकि उस जैसा तलवारबाज पूरे राज्य में कोई नहीं, और ना ही उसके सैनिकों की बराबरी कोई और कर सकता है। उस पे भी कई बार जानलेवा हमले हुए हैं। वो इतना चौकन्ना रहता है कि सोता भी एक आंख खोलकर है। लेकिन अब उसकी बारी है चाल चलने की। एक दिन उसने अपने विश्वास पात्र आदमी को चांसलर ली को मारने के लिए भेजा, मगर जहर की शीशी उसने बाहर गिरा दी और उसके सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा, मैं चांसलर ली को यहाँ खबर देने आया हूँ कि देवकी ने आपको मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। तिल मिलाते हुए ली अपनी सुरक्षा घेरे से बाहर आ गया। तभी उसने एक नुकीली सुई उसके गले पर टिका दी और अगले ही पल तुरंत ही उसे फेंक कर माफी मांगने लगा। ली ने पूछा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? तब उसने कहा, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे उसने भेजा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप राजा के चांसलर हैं और उनके होने वाले समधी भी, इसीलिए मैं आपकी तरफ शामिल होना चाहता हूँ। अगले दिन राजा अपनी बेटी और चांसलर ली के बेटे की शादी का दिन तय कर रहा है कि चांसलर को अचानक लगातार खांसी होने लगी और फिर मुंह से खून निकलने लगा। इसका मतलब देवकी के जहर ने काम करना शुरू कर दिया है, जो उसे धीरे धीरे मारेगा। ये उस नुकीले सुई में था जो उसके गले पर कल रात हल्का सा टिकाया गया था। बिस्तर पर पड़े चांसलर ली के पास देवकी आया और बोला, चिंता मत करो, तुम इतने जल्दी नहीं मरोगे। तुम्हारे पिता भी तो 3 महीने तक ऐसे ही जिंदा थे जब मैंने उनकी गद्दी हथियाई थी। अब देवकी नया चांसलर बन गया। इसके साथ ही उसका रास्ता साफ हो गया है। राजा अब अकेला है। इतने सालों के इंतजार और मेहनत के रंग लाने का समय हो गया है। इधर घायल सुइरांग अपने गुरु के पास पहुंची, जिसने उन तीनों को तलवारबाजी सिखाई थी। सही वक्त आने पर च्योन की तलवार होंगियो को दे देना, सुइरांग ने कहा। गुरु को सारी सच्चाई पता है। वो बोले, मैंने अपने तीनों शिष्यों को तलवार चलाना तो सिखा दिया, पर जीने की कला नहीं सिखा पाया। इतने दिनों बाद जब होंगिया वापस घर आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे पता चला कि कुछ सैनिक गामचो को ढूंढते हुए आए थे। सुइरांग के लाख कोशिशों के बाद भी वो गामचो को नहीं बचा सकी और उसके बाद से सुइरांग का कोई अता पता नहीं। होंगिया समझ गई कि इन सब के पीछे उस दिन मिला उसी आदमी का हाथ है। इधर देवकी के पास एक कारीगर आया और उसे एक गुप्त द्वार के रास्ते से ले जाते हुए एक नया भव्य आलीशान दरबार में ले गया, जहाँ का सिंहासन अभी तक अनछुआ है। ये देवकी का सिंहासन होगा जब वो गोरिया का नया राजा बनेगा। उसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं और उसे रोक पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं। ऐसा दरबार किसी एक ही के लिए बन सकता है। इनाम में देवकी ने उस कारीगर समेत उसके परिवार को मार डालने का हुक्म दिया, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसा ना बना सके।
जल्द ही अपना बदला लेने होंगी और देवकी के ठिकाने पहुंची। लेकिन देवकी एक मंजा हुआ खिलाड़ी है और उसे मात देना इतना आसान नहीं। होंगियो के पास सुईरांग की तलवार देखकर सुईरांग की वो बातें याद आ गई जो उसने उसे छोड़कर जाते वक्त कही थी। एक दिन चियोंग की संतान अपने पिता का बदला हमसे जरूर लेगी। फिर उसने उसके पीठ पे घाव के निशान को गौर से देखा। ये चियोंग की बेटी नहीं हो सकती, उस पे मैंने वार किया था और ये निशान मेरी तलवार का नहीं। ये समझ आते ही उसने होंगियो पे तलवार से वार किया और सैनिकों को उसे बाहर फेंक देने को कहा। समय रहते सुईरांग होंगिया के पास पहुंच गई और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। उसने बचपन से उससे एक दूरी बनाकर रखी है ताकि जिस उद्देश्य से उसने उसे तैयार किया है वो पूरा हो सके। एक गुरु माँ अपने शिष्य के लिए उन सैनिकों से लड़ाई करने लगी और इससे पहले कि वो होंगियो को खत्म कर पाते, उनका वही गुरु आकर होंगियो को वहां से ले गया। सुईरांग ने चैन की सांस ली क्योंकि अब होंगियो सुरक्षित हाथों में है और खुद को सैनिकों को सौंप दिया। अब वो देवकी का सामना करना चाहती है। इधर देवकी को जैसे ही पता चला वो नंगे पांव ही सुईरांग से मिलने दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। लेकिन सुईरांग बोली, मैं तुमसे मिलने नहीं आई बल्कि तुम्हारे मौत का पैगाम लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें वही बात याद दिलाने आई हूँ। देवकी बोला, झूठ बोल रही हो तुम। वो चियोन की बेटी नहीं है। उसकी आंखें चियोन से मेल नहीं खाती। उसकी बेटी मर चुकी है। किसी अनाथ को उसकी बेटी का नाम देकर उसकी पीठ पर अपनी तलवार का निशान बना दिया है तुमने। हाँ, मुझे पता है वो निशान मेरी तलवार का नहीं है। मुझे मरता देखने के बदले में इतनी पागल हो चुकी हो तुम। काश तुम देख सकती कि इतने सालों में तुम्हारा इंतजार करने के बाद अब मैं राजा की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। ये राज्य अब मेरी कदमों में होगा और तुम अफसोस करोगी। यहाँ उनके गुरु ने रात दिन एक करके होंगियो की देखभाल की और अब वो ठीक हो रही है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन देवकी ने राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगा, जिसपे राजा ने गुस्से से कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गुलाम के घर पैदा होकर राजा बनना चाहते हो? शांत देवकी ने एक सीटी बजाई और उसके सैनिकों ने कमरे के हर एक दरवाजे खिड़की को ढक दिया। राजा घबरा गया। देवकी उठकर उसके पास गया और बोला, लोगों ने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे मैं कभी भी नीचे गिरा सकता हूँ। बची कुची इज्जत प्यारी है तो इस रिश्ते को मंजूर कर लो, वरना तुम्हारे ना होते हुए भी ये शादी होकर रहेगी। फिर से सीटी बजती है और सब पहले जैसा हो गया। राजा को मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी देवकी के साथ करने की घोषणा करनी पड़ी। इधर गुरु ने होंगिया का प्रशिक्षण शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उसने बरसों पहले अपने 3 शिष्यों को सिखाया था, जो आगे जाकर गोरिया के महान तलवारबाज बने। फिर एक दिन उसने उसे चियोन की तलवार दी और उस कहानी को बताया जिसे उससे छिपाया गया है। 18 साल पहले सुईरांग मेरे पास आई थी एक मरे बच्चे के साथ। वो बच्ची चियोन की बेटी होंगिया थी। उसे मैंने यही अपने हाथों से दफनाया था। तुम होंगिया नहीं, सुईनिमा हो, सुईरांग की बेटी। तुम्हारी माँ ने दुख और ग्लानि से अपनी आंखों की रोशनी त्याग दी। वो फिर से इस दुनिया को नहीं देखना चाहती थी और कसम खाई कि अपने बच्चे को वो होंगिया नाम देगी। तुम्हें ना कभी देखा, ना कभी सीने से लगाया, ताकि कहीं वो अपने वचन से विचलित ना हो जाए। तुम्हें पूरी तरह चियोन की बेटी बनाने के लिए वैसा ही निशान अपनी तलवार से बनाई जैसा देवकी ने चियोन के बच्चे को छलनी करने के लिए किया था। सुईरांग और देवकी ही तुम्हारे असली माँ बाप है। होंगिया के आंसू रुक नहीं रहे। इतना कठिन प्रायश्चित, इतना बड़ा त्याग वो कैसे कर पाएगी अपनी माँ का सपना पूरा? यही उसकी नियति है। यहाँ देवकी की कैद में सुईरांग है। देवकी अपने कमरे में बैठे सोच रहा है, आखिर कौन है वो लड़की जिसका चेहरा बहुत पहचाना सा लगता है। उसने तलवार पर अपनी छवि देखी, वही आंखें हुबहू उससे मिलती है। मतलब होंगिया मेरा खून है, मेरा और सुईरांग का। गुस्से में वो सुईरांग के पास गया और पूछा, इतनी बड़ी बात छुपाई? तुमने मेरी बेटी को ही मेरा कातिल बना दिया। इतनी नफरत थी तो खुद अपने हाथों से क्यों नहीं मार डाला? सुईरांग ने कहा, क्योंकि तुम तो देवकी रहे ही नहीं, तुम तो कब का युबैक बन चुके हो। मैंने देवकी से जितना प्यार किया था तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। देवकी के अंदर की लालच और इच्छा ने उसे तरक्की की ऊंचाइयों तक तो पहुंचा दिया, मगर सुईरांग ने भी अपने अंदर चियोन के लिए इंसाफ की लौ बुझने नहीं दी।
हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। चियोन की तलवार 18 साल बाद भी इंसाफ मांग रही है। वो दिन जल्द ही आया जब हाथ में चियोन की तलवार लिए होंगिया अपने पिता द्योकी के सामने खड़ी है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। ये लड़ाई दो इंसानों की नहीं, दो तलवारों की है। चियोन और देवकी के तलवार के बीच, फरेब और सच्चाई के बीच, भरोसे और धोखे के बीच, दोस्ती और दगाबाजी के बीच। दोनों ही घायल हो गए। दूर खड़ी सुईरांग का दिल रो रहा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, जल्द ही ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। सुईरांग टकराते तलवारों की आवाज की तरफ बढ़ने लगी और अचानक दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। इतने में द्योकी की तलवार उसे लग गई। ये देख द्योकी के हाथ कांपने लगे। सुईरांग उसकी तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया और कहा, बस अब रुक जाओ। द्योकी के हाथ से तलवार छूट गई। चियोन की तलवार एक झटके से पहले सुईरांग के आर पार हुई। द्योकी ने होंगिया को देखा, एक बार अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और बाकी की तलवार खुद के आर पार कर ली। तो दोस्तों, यहीं पर दोस्ती, दगाबाजी और प्रेषित की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब पक्के से करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। साथ ही हमारे नए चैनल 5 मिनट विजडम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, जहाँ हम छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। तो जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।